गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आई थिंक आज सभी लोग बढ़िया होंगे। तो चलिए, आज की सीरीज मैंने पहले ही बोल रखा था कि आज हम सर्कुलेशन प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, जिसमें हमारे हार्ट से जुड़े हुए क्वेश्चंस होते हैं और दूसरा ब्लड रिलेटेड कुछ क्वेश्चन इसमें ऐड किए गए। तो याद रखिए, बार बार कुछ लोगों के व्हाट्सएप पे भी ये क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर ये काफ़ी ब्रीफ हो रहा है। तो मैंने पहले ही बताया है कि ये ब्रीफ क्लास ही है, यूट्यूब पर आपकी रेगुलरिटी बनी रहे इसलिए वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। लेकिन इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन, इंपॉर्टेंट सेशन बनाया गया है जिससे आपकी रेगुलरिटी बनी रहे, कनेक्टिविटी बनी रहे और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस जो एग्जाम में आ चुके हैं और उनकी रिपीट होने की संभावना है, और ऐसे क्वेश्चन जो हमें समझ में भी नहीं आते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों से जुड़े हुए आपके वीडियोज हैं। तो सबसे पहले आज की सीरीज में हम अपना कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आता है कि हृदय की भित्ति में कितनी परतें होती हैं। तो देखिए, हृदय की भित्ति में कितनी परतें होती हैं, इसका मतलब क्या है। एक बात याद रखिए, जो हमारी हार्ट होता है, तो हार्ट के चारों तरफ जो भित्ति होती है इसे हम बुलाते हैं पेरिकार्डियम। याद रखिए, पेरी का मतलब होता है चारों ओर और कार्डियम का मतलब होता है हार्ट। तो हार्ट के चारों तरफ जो दीवार पाई जाती है उसे हम बुलाते हैं पेरिकार्डियम फ्लूइड। और हार्ट, सपोज डैट ये आपका हार्ट है और इस हार्ट के चारों तरफ ये जो दीवार पाई जा रही है, इस दीवार के बीचों बीच एक द्रव भरा होता है जिसे हम बुलाते हैं पेरिकार्डियम फ्लूइड। तो यही पूछा गया है कि जो पेरिकार्डियम दीवार है इसमें लेयर्स कितनी होती हैं। तो याद रखिए, यदि हम इसकी लेयर को या बाहरी दीवार को बना के देखें तो 1, 2 एंड 3। सबसे अंदर वाली इसकी कहलाती है एंडोमेट्रियम, बीच वाली कहलाती है मायोकार्डियम और सबसे बाहरी कहलाती है एपिकार्डियम। दोबारा नाम याद रखिए, अंदर वाली बॉल क्या कहलाती है एंडोकार्डियम, बीच वाली क्या कहलाती है मायोकार्डियम और द आउटर मोस्ट सेल बॉल या आउटर मोस्ट बॉल जो सबसे बाहरी है इसे हम क्या बुलाते हैं एपिकार्डियम। इसका मतलब हृदय के चारों ओर परत में या जो भित्ति होती है उसमें वास्तव में कितनी लेयर्स होती हैं। तो याद रखिए 3। याद रखना, क्वेश्चन सेशन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एक क्वेश्चन नहीं होता है, एक क्वेश्चन के अंदर छुपे हुए कई सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो हर एक क्वेश्चन और लास्ट तक जरूर देखें हर चीज़ को, क्योंकि इसमें कोई इंपॉर्टेंट क्लू हमारा छूट ना जाए। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। रक्त वाहिनी का मध्य आवरण किसका बना होता है। देखिए, रक्त वाहिनी का मतलब क्या होता है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स मैंने आपको पढ़ाया था, हमारी आर्टरी हुई, वेन्स हुई और यही आपस में मिलकर धमनिका, शिरिका या लास्ट में कैपिलरीज बनाती हैं। तो यही पूछा गया है कि रक्त वाहिनी, तो कोई भी ब्लड वेसल्स यदि हम उठाकर देखें तो इसमें भी क्या होता है कि कितने आवरण होते हैं। तो याद रखिए, यदि मैं इसे गौर से बताऊं आपको ध्यान से, तो इसके अंदर भी कितने आवरण होते हैं 3। सबसे अंदर वाला जो आवरण होता है ये हमेशा बना होता है स्मूथ मसल्स का, या स्मूथ का मतलब होता है चिकनी मसल्स का। और जो बीच वाला आवरण होता है ये काफ़ी ज़्यादा मोटा होता है, सबसे ज़्यादा मोटा भी होता है और याद रखिए हमारी इच्छा के अधीन बिल्कुल नहीं होता। और ऐसी मसल्स जो इच्छा के अधीन नहीं होती उन्हें हम क्या बुलाते हैं अरेखित। अरेखित का मतलब अनस्ट्रिप्ड, जो हमारी अनवॉल्यूंटरी है, हमारी इच्छा के अधीन नहीं है। तो इसका सही आंसर तो क्या रहेगा डी। बट इतना भी याद रखिए, जो आउटर मुंह थोड़ा सा हल्का सा नर्वस टिश्यू का जमाव भी होता है ताकि ब्लड वेसल्स को संकुचित होने के लिए आवश्यक करंट या आवश्यक स्टिमुलेशन मिल सके। तो बाहरी भित्ति पूछते तो तंत्रिका होता, अंदरूनी होती तो चिकनी पेशियां होती, लेकिन उन्होंने मध्य पूछा है, सबसे मोटी भी है। तो वो कौन सी हमारी होती है अरेखित। और अरेखित या अनस्ट्रिप्ड हमारी इच्छा के अधीन नहीं होती, इसीलिए हम इन्हें क्या बुलाते हैं अनवॉल्यूंटरी मसल्स। तीसरा क्वेश्चन हम देखें, एक स्वस्थ व्यक्ति में रक्त का परिमाण हमेशा एक समान रहता है, इसका नियंत्रण मुख्यतः किस पर निर्भर करता है। ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रक्त के परिमाण मतलब रक्त के वॉल्यूम की बात की जा रही है, ना कि हम एनीमिया या हीमोग्लोबिन या नंबर ऑफ आरबीसी या नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी की बात कर रहे हैं। वी आर टेलिंग अबाउट द क्वांटिटी ऑफ ब्लड। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में लगभग 5 लीटर ब्लड होता है, लेकिन उस ब्लड में आरबीसी की क्वालिटी या क्वांटिटी कुछ भी हो, डजेंट मैटर, हीमोग्लोबिन कैसा है कैसा। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि रक्त का टोटल वॉल्यूम एक जैसा बना रहेगा, तो ये किस पर निर्भर करता है। तो चलिए इसके हम ऑप्शन देखते हैं। वाहिकाओं तथा ऊतकों के परासरण दाब, हृदय की संरचना, फेफड़ों की संकुचन क्षमता। अगला हमसे कहता है प्लीहा। तो एक बात याद रखिए,
कि वास्तव में हमारा हृदय जो ब्लड प्रेशर पैदा कर रहा था वेसल्स में और टिश्यू में, उसके कारण एक निश्चित ऑस्मोसिस प्रेशर या परासरण दाब हमेशा रक्त वाहिका महसूस करती हैं। इसीलिए याद रखिए, सपोज डेट हमें कभी चोट लग जाए या हम किसी को ब्लड डोनेट करके आए, तो हमने 200 मिलीलीटर रक्त वहाँ पे दे दिया, और 200 मिलीलीटर रक्त देने के बाद हमारे बॉडी में तो ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाना चाहिए। 5 लीटर दिया तो 4.8 हो जाना चाहिए या 4.6 हो जाना चाहिए, लेकिन आध घंटे बाद उसकी भरपाई तत्काल क्यों हो जाती है? क्योंकि इसका जो प्राशन दाब है, यदि हमने ब्लड किसी को डोनेट किया है तो हमारी कोशिकाएं या रक्त की जो कोशिकाएं हैं वो अन्य ऊतक से क्या करती हैं, उनका पानी एब्जॉर्ब कर लेती हैं, या प्राशन दाब के कारण अन्य ऊतक और कोशिकाएं अपना पानी छोड़ देती हैं और ब्लड का वॉल्यूम हो जाता है बराबर। याद रखिए, यदि किसी दुर्घटना में किसी व्यक्ति का ब्लड बह रहा है और एक्सेसिव ब्लीडिंग हुई है, तो यदि ये क्वेश्चन पूछा जाए कि उस व्यक्ति की मौत क्यों हुई है, तो याद रखिए उसकी शरीर में पानी की कमी, क्योंकि जितनी आरबीसी हैं वो तो ऑक्सीजन सप्लाई कर रही हैं, मिनिमम ऑक्सीजन उसके शरीर के ऊतक और अंगों को मिलेगी, लेकिन उसका जो टोटल वॉल्यूम था उसमें पानी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जो ऊतक और कोशिका है वो निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन कर देती हैं, क्योंकि वो रक्त का वॉल्यूम हमेशा 5 लीटर बनाए रखती हैं। और वो पहले क्यों बना रहता है? क्योंकि वाहिकाओं और ऊतकों में हमेशा एक क्या बना रहता है? परासरण दाब। चलिए अगला क्वेश्चन, परिसंचरण तंत्र में कौन सम्मिलित है? ये तो मेरे ख्याल डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है, आपको तो ये टॉपिक मैंने अच्छे से डिस्क्राइब भी किया है, तो जिसने ना देखा हो वो अपनी लास्ट वीडियोज में इसे देख लें। परिसंचरण में हमारा हार्ट भी पार्टिसिपेट करता है, ब्लड वेसल्स, और तीसरा जरूर बताया था, याद रखिए, लसका भी सर्कुलेशन का पार्ट होती है। बट हमारे शरीर में हार्ट और ब्लड वेसल्स मिलकर एक दोहरा या डबल सर्कुलेशन बनाती हैं, जबकि लिम्फ वेसल्स कैसा बनाती हैं? सिंगल सर्कुलेशन। और चाहे तो आप कल के वीडियो में इसे आसानी से देख सकते हैं। पेरिकार्डियम और हृदय के बीच में कौन सा तरल भरा होता है? अभी तो ये पहला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड किया था, तो एक बात याद रखिए, पेरिकार्डियम और हार्ट के बीच में मैंने बताया था जो द्रव भरा होता है या फ्लूइड होता है, जो हार्ट की झटकों से सुरक्षा भी करता है, तो उसे हम क्या नाम देते हैं? पेरिकार्डियम फ्लूइड। अगला हम देखें, शरीर के किस भाग में रक्त का प्रवाह सबसे तेज होता है? तो देखिए, एक बात आइए, मान लीजिए आपके घर में कोई टिल्लू पंप लगा हुआ है, सपोज डेट ए रहा। टिल्लू क्या करता है? पानी खींचता है और फिर इधर से पानी छोड़ देता है, लेकिन जब ये पानी छोड़ता है और मान लो किसी ऊंचाई पर पानी पहुंचा रहा है, तो जो टिल्लू से जुड़ी हुई पाइप रहती है स्टार्टिंग पॉइंट की, वो सबसे ज़्यादा प्रेशर फील करेगी, और दूर दूर तक जहाँ पानी जाएगा वहाँ धीमे धीमे प्रेशर हो जाता है कम। तो हार्ट से सबसे पहले याद रखिए, शिराएं आपके शरीर से रक्त ला रही हैं बाकी शरीर से, और जो एओर्टा और महाधमनी होती है ये हार्ट से रक्त लेकर जाती है। तो सबसे पहले पंपिंग किस पार्ट में होती है? एओर्टा में। तो सबसे ज़्यादा तेज प्रवाह कहाँ होगा? एओर्टा में। अगला क्वेश्चन, कैपिलरी बेड या केश का सैया किसे कहते हैं? तो एक बात याद रखिए, होती क्या है, आपका कल चाहे तो इसका वीडियो आप जरूर देखें, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन था। केशिकाएं रक्त वाहिकाओं से अलग होती हैं, बिल्कुल महीन होती हैं। तो होता क्या है, हमारी जो सबसे बड़ी होती है, मान लीजिए महाधमनी, महाधमनी थोड़ी सी छोटी होकर क्या बनाती है? धमनी। धमनी और छोटी बना के क्या बनाती है? धमनिका। और धमनिका लास्ट में पतली होकर क्या बनाती है? कैपिलरी। लेकिन यदि हम देखें, यही कैपिलरी अंदर ऐसे ऐसे फैल जाती है, और एक किस तक फैलती है? ऊतकों में। ये लीजिए, मैंने एक ऊतक को देखें तो ये छोटे छोटे डॉट डॉट बना रहा हूँ, वो क्या है? आपकी छोटी छोटी सी कोशिका है, और इन कोशिकाओं तक रक्त की आखिरी सप्लाई का काम वास्तव में किसका होता है? इन्हीं कैपिलरीज का। तो ये जो कैपिलरीज का जाल है, इसी को हम क्या बुलाते हैं? केश का सैया। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा इसके बारे में सही डिस्क्राइब कर रहा है। ऊतकों से कोशिकाओं में प्रवाहित होने वाला सम्मिलित रक्त, कोशिकाओं का विश्राम स्थल। देखिए, कोशिकाएं और केशिका दोनों में डिफरेंस है, तो इसे बिल्कुल हटा दीजिए। ऊतकों का निर्माण स्थल कोई मतलब ही नहीं है, कोशिकाओं नहीं, बिल्कुल नहीं। पहला ऑप्शन सही है, क्योंकि ऊतक बड़ा है और सेल्स छोटी हैं, और इनके अंदर जो कैपिलरीज का जाल फैला हुआ है, इसी को हम क्या बुलाते हैं? कैपिलरी बेड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक? देखिए, हम लोगों ने जब डाइजेशन पढ़ा था तो हमने कई सारे मिनरल्स के बारे में पढ़ा था, और चाहे तो आप पुरानी वीडियो आराम से देख सकते हैं डाइजेशन से रिलेटेड। एक बात आइए, सोडियम,
बिल्कुल आपके शरीर में तंत्र का आवेग को पैदा करता है, लेकिन वास्तव में हृदय की धड़कन की अच्छी लिए हमें क्या चाहिए? पोटेशियम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, डेट इज पोटेशियम। अगला देखें, हेपेटिक धमनी किस में रक्त पहुंचाती है? तो देखिए, हमारे शरीर में धमनियां भले ही बही हैं, एओर्टा महाधमनी है, लेकिन धमनियां जिस अंग तक जाती हैं, तो जिस अंग में वो प्रवेश करती हैं उस आधार पर उनका वैसा नाम दे दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, लंग्स में जो धमनी रक्त पहुंचाती है उसे हम क्या बुलाते हैं? पल्मोनरी। ये लीजिए मैंने लिख दिया। आर्म्स, आपके हाथों में जो धमनी रक्त पहुंचाती है उसे हम क्या बुलाते हैं? रेडियल, जिस पे हमने बीपी नापा था। किडनी, जिस जो किडनी तक रक्त पहुंचाती है उसे हम क्या बुलाते हैं? रीनल। और लिवर तक जो पहुंचाती है उसे हम क्या बुलाते हैं? हेपेटिक। और हार्ट तक जो पहुंचाती है उसे हम क्या बुलाते हैं? कोरोनरी। तो देखिए, जिस अंग में जो धमनी रक्त लेकर जाती है हम उसे उसका वैसा नाम दे देते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? हेपेटिक। तो हेपेट शब्द किसके लिए यूज करते हैं? लिवर। इसीलिए लिवर का अध्ययन क्या कहलाता है? हेपेटोलॉजी। तो जो लिवर का लैटिन भाषा का शब्द क्या होता है? हेपेट। और हेपेटिक धमनी किस तक रक्त पहुंचाएगी? तो याद रखिए, लिवर तक। अगला क्वेश्चन, ये आपके टैक्सोनॉमी या वर्गीकरण का भी क्वेश्चन है और सर्कुलेशन में भी इसे शामिल किया जाता है। कॉकरोच के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? देखिए, हम लोगों ने मछली के बारे में स्टडी की थी, तो मछली के हार्ट में कोष्ठ मतलब चैम्बर, कितने चैम्बर थे? 2। पक्षियों के हृदय में कितने चैम्बर थे? 4। रेप्टाइल्स में कितने थे? 3। तो ऐसे ही जो कॉकरोच हमारा होता है उसके एक्चुअल में एक हार्ट में टोटल चैम्बर्स कितने होते हैं? 13। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स का ये आ भी चुका है, तो याद रखिए कितने इसमें चैम्बर होते हैं? 13। अगला, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया? प्रतिस्थापन का मतलब होता है हार्ट ट्रांसप्लांटेशन। तो एक्चुअल में है क्या कि हमारे साउथ अफ्रीका में एक महान कार्डियोलॉजिस्ट हुए हैं, कार्डियक सर्जन इन्हें हम बुला सकते हैं। तो उन्होंने इसका पहला सक्सेसफुल ट्रांसप्लांटेशन किया था 1967 में। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और उनका महान वैज्ञानिक थे मिस्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। साउथ अफ्रीका के केपटाउन में ये सफल ऑपरेशन किया गया था, ट्रांसप्लांटेशन। और खुद सोचिए, आज हार्ट ट्रांसप्लांटेशन के कारण कई जिंदगियां बचाई जा रही हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसकी सन भी याद रखिए, वो सन कितनी थी? 1967। और आप चाहे तो याद कर सकते हैं 1869 में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है, और उसमें हम 98 ऐड करें तो कितना हो जाता है? 67। तो मिस्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, और किस देश से इनका संबंध था? साउथ अफ्रीका, केपटाउन। अगले क्वेश्चन, सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सोते समय याद रखिए, हम हैं तो हमारा बीपी नॉर्मली 120 120 बाई 80 रहता है। जब हम ज़्यादा वर्कआउट करते हैं तो हमारा बीपी बढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही हम लेटते हैं तो हमारी बॉडी पर ग्रेविटेशनल सेंटर पूरे में वितरित हो जाता है, तो ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है कम, तो प्रेशर हो जाता है लो। और जैसे ही दिमाग तक धीमे धीमे प्रेशर लो बनने लगता है तो धीमे धीमे हमारा दिमाग सोने लगता है, और इसी को हम बुलाते हैं हमारी स्लीपिंग या हमारी निद्रावस्था। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये पहले डिक्रीज होता है, और जब व्यक्ति सो जाता है तो आपके हार्ट के सभी अंग सही रूप से चलते रहें तो हल्का सा बीपी फिर से बढ़ता है, लेकिन उतना नहीं बढ़ता जितना आपका दिन के समय या वर्किंग पोजीशन में रहता है या सामान्य पोजीशन में। तो एक्चुअल में इसका सही जवाब क्या होगा? जब हम सोते हैं तो धीमे धीमे घटता है और उसके बाद थोड़ा सा बढ़ता है, और जब हम जाग जाते हैं तो फिर जितना सामान्य अवस्था में होता है उतना ही हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? सी, पहले ये घटता है और फिर ये बढ़ता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, हृदय की धड़कन की गति निम्न में से किसके कारण बढ़ती है? तो देखिए, हृदय की धड़कन 72 या 70 से 75 पल्स प्रति मिनट चलती है। और पल्स का मतलब क्या होता है? वही हार्ट का स्क्वीज करना, हार्ट से सिकुड़ेगा, फैलेगा, स्क्वीज होगा, डायस्टॉल होगा। तो एक्चुअल में जब भी हमारे शरीर में कोई खतरा होता है तो खतरा होते समय हमारी धड़कनें काफ़ी तेज बढ़ जाती हैं, और खतरे के समय जो हमारे मस्तिष्क का तंत्र काम करता है उसे हम बुलाते हैं अनुकंपी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डेट इज अनुकंपी तंत्र का तंत्र। अगला, लब डब ध्वनि, माफ कीजिए थोड़ा सा हल्का सा कोल्ड हो रहा है, कोरोना तो नहीं है, बस हल्का सा घर में हो जाता है क्योंकि मौसम यहाँ पर बारिश हो रही है और काफ़ी ठंडक हो चुकी है। लब का साउंड किस अंग उत्पन्न करता है? ये तो छोटा सा क्वेश्चन है, हल्का सा।
लब और डब। हमारे हार्ट में 3 प्रकार के साउंड पाए जाते हैं, लब, डब और मर। जब बाल्ब खुलते हैं दैट प्रोड्यूस लब, जब ये बंद होते हैं तो कौन सी साउंड प्रोड्यूस होती है, डब। याद रखिए, याद आ गया होगा। हार्ट में कितने प्रकार के बाल्ब मिले थे, 3, द्विबलनी बाइकस्पिड, त्रिबलनी ट्राइकस्पिड और तीसरा था सेमील्यूनर, जिन्हें हमने नाम दिया था अर्धचंद्राकार कपाट, और बाइकस्पिड को ही हमने क्या नाम दिया था, मिट्रल। तो जब ये खुलते हैं और बंद होते हैं तो कौन सा साउंड होता है, लब और डब। तो ये तो बड़ा छोटा सा क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी। और ये हमसे क्या पूछा गया था, लब डब कहाँ पैदा होते हैं, तो हार्ट। याद रखिए, जब कपाट सही से बंद नहीं होते हैं तो मर साउंड पैदा होता है, जो बताता है कि हार्ट में कोई क्या है, प्रॉब्लम। अगला क्वेश्चन, रुधिर परिसंचरण की पहली व्याख्या। ये तो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन भी है। तो इसका सही जवाब क्या था, मिस्टर विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने ही बताया था कि हमारी बॉडी में, हार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन कैसा होता है, दोहरा इसे हम बुलाते हैं डबल। कैसे कैसे ऊतक अंगों तक रक्त जाता है, कैसे सिराओं के द्वारा वापस आता है, कैसे लंग्स तक दोबारा भेजा जाता है। तो ये पूरा सिस्टम किसके द्वारा खींचा गया था, मिस्टर विलियम हार्वे। अगला क्वेश्चन, पेस मेकर का मुख्य कार्य क्या है। याद आ गया होगा, हमारे हार्ट में मैंने आपको पढ़ाया था, चाहो तो मैं इसका डायग्राम दोबारा समझा देता हूँ। ये जो हार्ट था, तो दाहिने आलिंद की दीवार पर, या जो हमारा राइट एट्रियम होता है, उसके ऊपर क्या मिला था, एस ए नोड, इसी को हमने दिया था पेसमेकर। और इसका मुख्य काम होता है कि हमारे मस्तिष्क से मेडुला ओब्लांगेटा का जो मैसेज आता है, उस मैसेज के द्वारा ऐसी नोड क्या पैदा करता है, करंट, और उसी के कारण बढ़ती है हमारी हृदय की धड़कन। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, दिल का दौरा किस कारण होता है। दिल का दौरा, ये वो नहीं है कि प्रधानमंत्री का दौरा कहाँ हो रहा था, दिल का दौरा मतलब होता है हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक क्या होता है, पहला ऑप्शन देखते हैं, हृदय पर जीवाणु का हमला। हार्ट अटैक पर जीवाणु के हमले से ऐसा कोई कहीं कोई कनेक्शन नहीं है। हृदय गति का रुक जाना, बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन याद रखिए, इसमें बाकी क्वेश्चंस भी थोड़े थोड़े से कंफ्यूजिंग है। एक्चुअल में इसका सी ऑप्शन भी हो सकता है, इसका डी ऑप्शन भी हो सकता है। कैसे, देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, बट सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा, बी। एक्चुअल में इसी को हम बुलाते हैं हार्ट फेल्यूर। होता क्या है कि हार्ट को खुद भी ब्लड चाहिए, भले ही हार्ट पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई कर रहा है, लेकिन इस हृदय तक रक्त की सप्लाई का काम किस धमनी का होता है, जिसे हमने नाम दिया था कोरोनरी। और इसके बीच में यदि कोलेस्टेरॉल इकट्ठा होने लगे धीमे धीमे, तो इसी को हम क्या बुलाते हैं, हार्ट अटैक। तो हमारी आर्टरी या जो भी कैपिलरी है, वो क्या होने लगती है, धीमे धीमे ब्लॉक। और वो ब्लॉक देखें तो डी कोलेस्ट्रॉल का जमा हो गया तो ब्लॉक आया, तो हम डी भी बुला सकते हैं। और याद रखिए, जब ब्लॉकेज होगी तो हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी आएगी, तो फिर तो सी ऑप्शन भी सही हो सकता है। लेकिन इन दोनों ही कार्यों की फाइनल परिणति क्या होती है, हृदय गति का रुक जाना या हार्ट फेल्योर होना, इसी को हम बुलाते हैं हार्ट अटैक। तो इसका देखिए, सी और डी नो डाउट अपने आप में बहुत अच्छे ऑप्शन है, बट इन सभी के बीच में बेस्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा, हमारा बी। इसीलिए इसी में करता हूं डबल टिक। क्वेश्चन नंबर 18, रक्त प्रवाह से हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए खतरनाक क्यों है। ये देखिए, आप लोगों ने देखा होगा, डॉक्टर्स वगैरह इंजेक्शन लगाते हैं, तो वो दवाई को या फ्लूइड को अपने इंजेक्शन में भरते हैं, तो उसे आप में लगाने से पहले थोड़ा सा प्रेस करके उसकी हवा, एयर बाहर निकाल देते हैं। तो वही वो आपसे पूछ रहा है, ऐसा क्यों। पहला ऑप्शन कहता है कि हवा रक्त के साथ मिलकर जटिलता उत्पन्न कर देती है, रक्त का प्रवाह कई गुना बढ़ जाता है, रक्त के प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाती है, रक्तदाब नहीं। सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा है, ए। एक्चुअल में होता क्या है कि हवा के अंदर कोई भी ऐसी डेंसिटी ज़्यादा तो होती नहीं, तो वो कैसा होता है, काफ़ी विरल माध्यम या काफ़ी रेयर मीडियम। और जो ब्लड की कोशिकाएं होती हैं, उनके अंदर एक निश्चित सांद्रता होती है और एक निश्चित परासरण दाब होता है। तो जैसे ही एयर बबल ब्लड में जाता है, तो जो हमारी कोशिकाएं हैं उनके अंदर कैसा द्रव रहता है, गाढ़ा। तो उनका जो साइटोप्लाज्म या कोश का द्रव्य होता है, रक्त कणिकाओं का, वो अपना पानी छोड़ने लगता है। पानी छोड़ेगा नहीं, बाहर की एयर से एयर को अपने अंदर लेने लगता है, तो रक्त कणिकाएं फूलने लगती हैं। और जब ये फूलेंगी तो आपस में चिपकती हैं। और दूसरी बात कि यदि इसी की सांद्रता आपकी ज़्यादा होती तो रक्त कोशिकाएं यहाँ पर आपकी पिचक भी जाती, लेकिन इसमें रक्त कणिकाएं फूल गई, आपस में मिल गई और ये गुच्छा बना लिया। और यही गुच्छा अंदर जाएगा तो आपने देखा होगा, सॉइलिंग आने लगती है, ऊतक फूलने लगता है।
तो इन सब का सही आंसर क्या होगा हमारा ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, रक्त कैसा होता है? ये तो कोई बताने की जरूरत ही नहीं है। रक्त लाल होता है, अरे मजाक कर रहा हूँ। रक्त वास्तव में कैसा होता है? द्रव संयोजी ऊतक या लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। रक्त का निर्माण कहाँ होता है? ये भी एक बिल्कुल बड़ा नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ऑर्डिनरी। सभी जानते हैं कि रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। बट याद रखिए, जब हम भ्रूण अवस्था में होते हैं मानव शरीर में, तो इसी रक्त का निर्माण होता है लिवर में। तो लिवर भी हमारा एक हीमोपोइटिक ऑर्गन है। हीमोपोइटिक का मतलब होता है, हीम का मतलब होता है ब्लड और पोइटिक का मतलब बनाने वाला। तो हीमोपोइसिस की प्रोसेस लिवर में होती है, बट इन एम्ब्रियो स्टेज भ्रूण अवस्था में और वयस्क अवस्था में, या जब हम पैदा हो जाते हैं, जन्म ले लेते हैं, तो अस्थि मज्जा निर्माती है इसमें मुख्य भूमिका। अगला, एक वयस्क व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की मात्रा। ये देखिए, आप लोगों ने सुना होगा, कई बार व्यक्ति कहता है कि डॉक्टर ने कहा था कि हमारे अंदर ब्लड कम रह गया, 8 यूनिट रह गया, 9 यूनिट रह गया। तो एक्चुअल में आपके ब्लड के जो डॉक्टर आपके ब्लड टेस्ट करते हैं या पैथोलॉजिस्ट आपका ब्लड टेस्ट करता है, तो वो एक अनुपात लेकर चलता है कि प्रति 100 ml में हीमोग्लोबिन कितना ग्राम है। और इसी को हम बताते हैं जनरल भाषा में या प्रैक्टिकल भाषा में रक्त की कमी या रक्त का ज़्यादा होना। तो एक्चुअल में जो महिलाएं होती हैं उनमें 12 से 15 ग्राम हीमोग्लोबिन 100 ml में रक्त में उपस्थित है, तो उन्हें स्वस्थ माना जाता है। और पुरुषों की बात की जाए तो उनके अंदर यही रेंज रहती है 12 से 16। यदि 12 से कम होने लगे तो इसे हम क्या बुलाते हैं? एनीमिया। 10 तक तो 9 लेवल तक तो सही रहता है, उसके बाद थोड़ा सीवियर स्टेज होती है, फटाफट हमें डॉक्टर्स की उसमें एडवाइस की जरूरत पड़ती है। 12 से 15 और 12 से 16 की हम मीडियम रेंज यदि ऑप्शन में देखें तो सही ऑप्शन क्या बनता है हमारा? सी। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? ये तो आरबीसी की कब्र या ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, ये तो सभी ने सुन रखा होगा। इसे हम क्या बुलाते हैं? स्प्लीन। लेकिन क्यों बुलाते हैं, क्या कभी आपने सोचा? बाकी शरीर की और किसी कोशिका के लिए तो हम कभी नहीं बोलते। तो एक्चुअल में होता क्या है कि शरीर की अन्य कोशिकाओं के पास लाइसोसोम्स होते हैं, और लाइसोसोम्स के जो उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो जब कोशिका मर जाती है तो उसके वो पाचन एंजाइम्स उसके कोशिकांगों को सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं और मृत कोशिका सरल घटकों में टूट जाती है। लेकिन आरबीसी में लाइसोसोम्स का अभाव होता है। तो जब लाइसोसोम्स नहीं होंगे तो इस कार्य में मदद कौन करेगी? स्प्लीन। तो इसका सही आंसर क्या होता है? डी, जिसे हम बुलाते हैं पिलिया। शरीर में डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? ये तो बड़ा बड़ा ऑर्डिनरी क्वेश्चन है, पहले ही बता चुका हूँ, तो ये तो आप भी समझ गए होंगे स्क्रीन देखकर। सही आंसर क्या होगा? डी, रोगों के विरुद्ध शरीर की रक्षा करना। अगला क्वेश्चन हम देखें, एंटीबॉडीज का निर्माण किससे होता है? तो देखिए, पहले ही बता चुका हूँ, एंटीबॉडीज ये मैंने बताया था आपके शरीर की सुरक्षात्मक प्रोटीन होती हैं। जब आपके शरीर में कोई भी खतरा होता है, और हमने खतरे को क्या नाम दिया था? एंटीजन। यदि याद नहीं रहे तो लास्ट डे का वीडियो आप देख सकते हैं ब्लड का। एक्चुअल में बॉडी के लिए खतरा क्या होता है? एंटीजन। और एंटीजन से सुरक्षा के लिए बॉडी क्या प्रोड्यूस करती है? तो याद रखिए, एंटीबॉडी। तो होता क्या है कि एक्चुअल में एंटीजन और एंटीबॉडी, तो एंटीबॉडी पैदा करने की मुख्य भूमिका क्या होती है? लिम्फोसाइट पर। और लिम्फोसाइट इस कार्य को करती है, लेकिन लिम्फोसाइट किसका प्रकार होता है? अब आप समझ ही गए होंगे, लिम्फोसाइट वास्तव में किसका प्रकार होता है? डब्ल्यूबीसी का। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? डब्ल्यूबीसी। लेकिन ये देखिए, आप क्वेश्चन में डब्ल्यूबीसी तो कहीं लिखा ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी था। एक्चुअल में है क्या कि जितनी रक्त की कणिकाएं हैं उन्हें लैटिन भाषा में दूसरे नाम भी दिए गए, और उसी आधार पर उनके क्वेश्चंस पूछा गया है। जैसे सबसे पहले ऑप्शन है थ्रोम्बोसाइट। तो थ्रोम्बोसाइट किसका दूसरा नाम होता है? तो याद रखिए, किसका नाम होता है? प्लेटलेट्स का। एरिथ्रोसाइट्स किसका होता है? आरबीसी का। लिम्फोसाइट किसका होता है? डब्ल्यूबीसी का। और ईओसिनोफिल किसका प्रकार होती है? डब्ल्यूबीसी की। तो हमारा आंसर क्या था? डब्ल्यूबीसी। और डब्ल्यूबीसी का ही दूसरा नाम क्या होता है? लिम्फोसाइट। तो इसका यही हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखें, ब्लड प्लेटलेट के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो देखिए, ब्लड प्लेटलेट या इसी को हम क्या बुलाते हैं? अभी ऊपर क्वेश्चन में देखा था थ्रोम्बोसाइट। तो एक्चुअल में इनमें से सही विकल्प कौन सा है? तो पहला कहता है कि इन्हें हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ये तो अपने आप में बिल्कुल सही कथन है। और यदि हम बी ऑप्शन में देखें कि इनमें प्रमुख अभिकेंद्रक होते हैं,
तो ऐसा कुछ नहीं होता कि इसमें कुछ प्रमुख होते हैं। इसके अंदर वास्तव में प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। सी ऑप्शन कहता है कि ये फैगोसाइटोसिस नहीं, फैगो का याद रखना किसी को खाना और टू सॉलो समथिंग, और साइटोसिस का मतलब होता है कोशिकाओं की प्रक्रिया। तो प्लेटलेट तो कोशिकाओं को खाती नहीं है, ये तो डब्ल्यूबीसी खाती है, हमारी मोनोसाइट खाती है और न्यूट्रोफिल खाती है। इनमें हीमोग्लोबिन बिल्कुल नहीं होता है, तो आरबीसी की विशेषता होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए, क्योंकि इन्हें हम क्या बुलाते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स भी। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 26। रक्त में प्रति स्कंदक एंटीकोगुलेंट, एक्चुअल में जब ब्लड शरीर से बाहर निकलता है तो रक्त का थक्का या क्लॉट बन जाता है, लेकिन जब हम इसमें अपने शरीर में देखें तो ये कभी नहीं जमता है। तो ये तो आपने कई बार क्वेश्चन प्रैक्टिस किया होगा। सही आंसर क्या होगा? हेपेरिन। बट एक बात आई, जब हम लैब में ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो वो भी तो कभी नहीं जमता, ऐसा क्यों? तो याद रखिए, लैब की जो ट्यूब्स होती हैं उसमें सोडियम पोटेशियम ऑक्जालेट का जमाव रहता है, इस कारण ब्लड का क्लॉट हमारे शरीर से बाहर ट्यूब में या टेस्ट ट्यूब में कभी नहीं जमता। अगला क्वेश्चन देखें, ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की खोज। अपन ने पढ़ा था कि ब्लड के ग्रुप होते हैं ए बी ओ या ए बी कंबाइंड रूप में कहें, तो इन सब की खोज, ए बी क्वेश्चन कई बार हम स्टडी कर चुके होते हैं। तो कार्ल एवं लैंड स्टीनर ने इसी को खोजा था। बट याद रखिए, आर एच फैक्टर की खोज भी इन्हीं के द्वारा की गई थी। इसमें बीनर का नाम और जुड़ जाता है, और रिसस नामक बंदर में की थी। इसी को हमने क्या नाम दिया था? आर एच फैक्टर। अगला क्वेश्चन, ए बी रक्त समूह में, ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन होता है कि एंटीबॉडी होता है? तो क्या होता है? एक बात आइए, मैंने आपको कहा था कि वास्तव में ब्लड ग्रुप की पहचान किससे होती है? आरबीसी की सतह पर पाई जाने वाली ग्लोबुलर प्रोटीन। तो ए बी ब्लड ग्रुप वाले की क्या विशेषता होगी? तो वास्तव में इस पर यदि एंटीजन ए और बी उपस्थित है तो उसका ब्लड ग्रुप कौन सा बन जाएगा? बी। और याद रखिए, यदि एंटीजन ए बी उसके पास मौजूद हैं तो उसके ऊपर उसके ब्लड में एंटीबॉडी नहीं हो सकती। तो याद रखिए, ऑप्शन हमसे क्या कहता है कि इसमें ए बी रक्त समूह में एंटीजन नहीं रहते। इसमें एंटीजन तो रहते हैं, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। इसमें एंटीबॉडी नहीं रहते, तो हमारा सही ऑप्शन क्या रहेगा? बी, क्योंकि एंटीबॉडी नहीं रहते हैं, ना तो एंटीजन और ना ही एंटीबॉडी, ये संभव नहीं है। और एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों पाए जाते हैं, ए भी बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ए बी ब्लड ग्रुप वाले में ए बी एंटीजन मिलेगा और स्मॉल ए और स्मॉल बी नाम की कोई भी एंटीबॉडी उसमें नहीं मिलेगी। अगला क्वेश्चन, सॉरी आज क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं, बट काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। अगला क्वेश्चन कहता है, आजकल ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं कि यदि एक पिता और माता का रक्त वर्ग क्रमशः ए और ओ है तो निम्नलिखित में से कौन सा रक्त उनके बच्चे में संभव नहीं? कल भी मैंने आपको ये पूरा समझाया था, चाहे तो समझ सकते हैं। ए ब्लड ग्रुप का मतलब होता है कि उसके अंदर या तो ए एंटीजन मौजूद होंगे या ए के साथ मौजूद क्या हो सकता है? ओ। क्योंकि ए होता है प्रभावी और ओ होता है अप्रभावी, या ए कैसा होता है? सप्रेसिव, जिस पर एक काम नहीं करता। तो एक्चुअल में है क्या कि यदि माता का ब्लड ग्रुप ए हो गया, ए संभावना भी संभव है और ए है, और पिता का कौन सा बता रहे हैं? ओ। और पिता का ओ बता रहे हैं। तो एक बात आइए, यदि माता से ए टकराता है और पिता का ओ, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप ए ओ, इसका मतलब क्या होगा कि ब्लड ग्रुप कौन सा बन जाएगा? ए। तो ये तो बन रहा है। एक बात आइए, यदि माता का ओ पिता के ओ से टकरा जाएगा तो ब्लड ग्रुप ओ संभव है, और यदि ए ओ संभव हो गया, ए संभव हो गया, तो ऐसी कौन सी संभावनाएं जो नहीं बनती हैं? एक तो बी नहीं बनेगा किसी भी कंडीशन में, दूसरा ए बी नहीं बन सकता किसी भी कंडीशन में, और लेकिन तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि ओ बन सकता है। तो ऐसा ऑप्शन, जिसमें ऐसा ऑप्शन अच्छा मिले, तो जो हमारा ए ऑप्शन कह रहा है कि उसमें बी ब्लड ग्रुप नहीं बनेगा, बिल्कुल सही बात है। बी हमसे कह रहा है कि उसमें ए बी ब्लड ग्रुप नहीं बनेगा, तो याद रखिए डेफिनेटली उसमें बी भी नहीं बनेगा, ए भी नहीं बनेगा, लेकिन इससे अच्छा ऑप्शन डी कह रहा है कि इसमें तीनों नहीं बन सकते। तो हम किसकी तरफ जाएंगे? डी। लेकिन याद रखिए, इसमें ओ की भी थोड़ी बहुत संभावना है, तो ये एग्जामिनर ने कैसे सेट किया होगा वही जाने, लेकिन इसका बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा? हमारा डी, क्योंकि बी भी नहीं और ए भी नहीं, इसीलिए हम ए को इसमें शामिल कर सकते हैं, ओ को। अगला क्वेश्चन, आर एच फैक्टर का नाम किस जानवर से लिया गया है? तो ये तो सभी को अभी बोला था मैंने
कि रीसस बंदर से इसकी खोज हुई थी, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? तो देखिए, आज हमारे 30 क्वेश्चन ही प्रैक्टिस के लिए थे। ये काफ़ी अच्छे महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। तो आज के लिए इतना ही। याद रखिए, नेक्स्ट टॉपिक जो आप लोगों का होगा वो होगा हमारा एक्सक्रीशन सिस्टम, या इसे हम बुलाते हैं उत्सर्जन तंत्र। तो बिल्कुल घर पर स्टडी करें, और बार बार कह रहा हूँ कि इधर पर हम टॉपिक को थोड़ा ब्रीफ में या समरी में लेके चल रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ब्रॉड स्टडी हम लोग कहाँ करेंगे अपनी ऑफलाइन क्लास में, लेकिन एक काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और पूरा पूरा सार हम लेके चल रहे हैं। तो इसमें अभी अपनी कंटिन्यूटी बना के रखें। आज के लिए थैंक यू सो मच।